इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लर्निंग में आपका स्वागत है। ये हमारा कौन सा हेड है, मैंने आपको डिस्कस किया था, थर्ड हेड है इनकम का। और इसमें कोई भी बिजनेसमैन, उसको बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट होता है वो हम कैसे रिवाइज करते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं हम। और कोई भी प्रोफेशनल है, उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या सरप्लस या लॉस निकला है उसको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिवाइज करते हैं हम सीखते हैं। इसका न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ढंग से सीखना समझना है। और कैसे सोल्व करते हैं, अभी दो टाइप की लर्निंग है, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। पहले हम एक्रूअल बेसिस सीख रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, नोट कर लेना और याद कर लेना, और साथ साथ इसको अप्लाई करते हुए देखना। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, लेकिन रूल्स जो मैं बोलूँ और लिखूँ उसका थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी के हिसाब से होगा। केवल ये नहीं, इसके जैसे सारे, चाहे आपको सवाल क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो, चाहे आपको सवाल क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हो, ओके। तो ये दोनों जब दिए होते हैं और कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास दी होती है और कहा होता है कि टैक्सेबल इनकम उस पर्सन की निकालो फॉर द प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन करेंट असेसमेंट ईयर, तो फिर आप सवाल को कैसे करते हैं ये आप अब सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो, जब भी इस तरीके का सवाल आपके पास हो तो आपको दो बातें याद रखनी है कि पहली तो ये सवाल में हमारा जो एसएससी है वो कौन है। जैसे आगरा पेटा कंपनी सोल ट्रेडर है, ठीक है, आगरा पेटा कंपनी सोल ट्रेडर है, मतलब इंडिविजुअल है। तो हमें इसका स्टेटस देखना है, राइट, कि ये अगर पेठे का बिजनेस करेगा तो पेठे के बिजनेस में किताबों को नहीं बेचेगा, पेठा ही बेचेगा, राइट। पेठे के बिजनेस में खर्चे के रूप में वो पेठा खरीदने का खर्चा दिखा सकता है, फैक्ट्री खर्चे दिखा सकता है, स्टाफ की सैलरी, मतलब एक आइडिया लग जाता है पर्सन की स्टेटस के हिसाब से कि किस तरीके का उसका बिजनेस है। कोई डॉक्टर है तो उससे रिलेटेड उसकी इनकम और पेमेंट्स होंगे, राइट। तो ये वो कहानी है। अभी तो मैंने आगरा पेठा कंपनी, जो पेठे का बिजनेस है, इनका सोल ट्रेडर है, ये इन्होंने P&L अकाउंट आपको बता दिया। इसके बाद P&L अकाउंट में सब जानकारी लिखी हुई आपको दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कस्टम ड्यूटी है, जनरल एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, नेट प्रॉफिट है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, फिर ये एडजस्टमेंट है, राइट। सबसे पहला रूल यहाँ पर ये है कि आप एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते चलो और उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम जो हमारा P&L अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मौजूद है उस पर टिक लगाओ। तो पहला आइटम हमारा मौजूद है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यू 20%। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को मुझे टिक लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन पर ही टिक लगा दो, या सर्किल कर दिया मैंने, राइट। तो आप जैसे करोगे सर्किल नहीं करोगे, आप टिक लगा लेना उस पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से या पेन से टिक लगा देना क्वेश्चन में। फिर उसके बाद टिक लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है कि जब मैं ये सवाल करूँगा और इसमें ये मैं डेबिट में या क्रेडिट में ये आइटम देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है अपने सॉल्यूशन में, है ना। आगे देखता हूँ दूसरी एडजस्टमेंट, वेजेस में इंक्लूड है 5,000 रुपये प्रोपराइटर के, डोमेस्टिक सर्वेंट के। तो वेजेस पे भी मुझे टिक लगाना है, तो मैंने इसको भी सर्किल कर दिया। आगे देखता हूँ, फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट में इंक्लूड है 10,000 रुपये इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन टू परचेज ऑफ मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन जून। तो परचेज ऑफ मशीनरी से रिलेटेड लोन का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट में इंक्लूड है वो, तो इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है इस आइटम पे, इस पे टिक लगा दिया मैंने। आगे देखता हूँ मैं, फिर लिखा हुआ है साहब कि कस्टम ड्यूटी इंक्लूड, तो कस्टम ड्यूटी पे भी टिक लगाएगा, लगा लीजिए। फिर इसके बाद आपका जो है डेप्रिसिएशन, डेबिटेड रिप्रेजेंट, डेप्रिसिएशन पे आप मार्क करें, राइट, डेप्रिसिएशन पे आप मार्क करें। फिर इसके बाद दैट्स इट, दिस मच इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। अब एक बात सुन लीजिए, आज हम ये सीखेंगे पूरा सवाल कैसे कर रहे हैं और टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग न्यूमेरिकल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है तो पूरे नंबर कैसे आप लाएंगे,
ये आप सीखेंगे अभी। तो एक रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका आप ध्यान रखना। फ्रॉम P&L अकाउंट या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी सवाल में आपको एक्रूअल बेसिस पे। जैसे यहाँ पर P&L अकाउंट है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, जो भी अलाउड एक्सपेंस है उसका कुछ नहीं करना, और जो भी डिसअलाउड एक्सपेंस है उन्हें प्लस कर देना। राइट, एक तो ये रूल हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने? P&L अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जो भी अलाउड एक्सपेंस है उनका कुछ नहीं करना है, डिसअलाउड एक्सपेंस को प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये दो काम आपके इनकम के लिए भी होंगे। जो भी इनकम है अगर वो अलाउड है, इनकम का मतलब क्रेडिट साइड से इनकम अलाउड है तो उनका कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर डिसअलाउड है इनकम तो उनको आपको माइनस कर देना है। राइट, इस तरीके से होगा। ये क्या है? P&L अकाउंट से। दूसरा देखिए, फ्रॉम एडजस्टमेंट से भी अगर कोई एक्सपेंस है, लेकिन एडजस्टमेंट यहाँ पर है तो बहुत सारी, लेकिन मैं उन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो जिनका आइटम ऊपर नहीं है P&L अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर। मैं बात कर रहा हूँ अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट की, काई की? अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट की। राइट, अनरिकॉर्डेड, मैं बात कर रहा हूँ अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट की। काई की बात कर रहा हूँ? अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट की। अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट कौन सी होती है? जिससे रिलेटेड आइटम ऊपर नहीं होता। राइट, कि कोई भी पर्टिकुलर एक्रूड इनकम है जो आपको रिसीव होनी थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट जिसका आइटम ऊपर नहीं है उसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट, और उस एडजस्टमेंट पे ही टिक लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ जैसे इस सवाल में मैंने जितना भी देखा है, जो भी एडजस्टमेंट थी उससे रिलेटेड आइटम ऊपर मौजूद था तो सारे टिक ऊपर लगे हुए हैं। मतलब ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई थी जो अनरिकॉर्डेड हुई। अगर आई होती, लिखा होता कि जैसे मैंने बोला एक्रूड इनकम 750 रुपये है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, राइट, और P&L अकाउंट, तो मैं उस एडजस्टमेंट पे टिक लगा देता कि हाँ इसे करना है। ठीक है, ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस होता, राइट, तो उस पर भी मैं टिक लगा देता। तो अगर एडजस्टमेंट से कोई अनरिकॉर्डेड आपकी जो है इनकम है या एक्सपेंस है तो माइनस करना है, लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड कोई इनकम है तो उसको प्लस करना है। राइट, अगर वो अलाउड है तो अलाउड, डिसअलाउड का कुछ नहीं करना है। इसमें डिसअलाउड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट में डिसअलाउड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। लेट्स डू द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन सवाल, गिवन न्यूमेरिकल, राइट। देखिए कैसे करेंगे इसको। करने के लिए आपका जो तरीका यूज आप करेंगे वो है, सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट उठा लीजिए 1,22,000, नेट प्रॉफिट उठा लीजिए 1,22,000। तो नेट प्रॉफिट उठा लिया मैंने। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। अब कहाँ के लिए? फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ये आपका सवाल है ना। अब देखो कैसे इसको आप करेंगे। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट डाल लीजिए, ये वाला 1,22,000 उसको लिख लीजिए, 1,22,000।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दिया मैंने, आप पूरी लिखेंगे आप लैंग्वेज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो भी मैंने फॉर्मेट लिखवाया था वो फॉर्मेट पूरा यूज़ होगा। आइटम एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट डेबिटेड टू P&L ऐड करना है, ठीक है। आइटम ऑफ पर्सनल नेचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करना है, और कोई भी कैपिटल रिसिप्ट है या फिर पर्सनल रिसिप्ट है या दूसरे हेड की इनकम है उसे माइनस करना है। कोई भी इनकम है जो डिसअलाउड है लेकिन क्रेडिट में दिखा रखी है उसे लेस करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये कैसे होगा, मैं एक एक करके एक एक आइटम देखूंगा, राइट, P&L अकाउंट से, फिर मैं डिसीजन लूँगा कि ये अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। और वो डिपेंड करेगा कि अगर वो उसी बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड है, उसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो डिसअलाउड है, राइट। हम जानते हैं कि किसी भी टाइप का प्रोविज़न, किसी भी टाइप का रिजर्व डिसअलाउड होता है, राइट। और एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस डिसअलाउड होता है, पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड होता है, फाइन डिसअलाउड होता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए ज़रा, ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये का है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब अंडर कॉस्ट है। थोड़ा इसकी लैंग्वेज ज़रा ढंग से समझना आपको। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यूड, मतलब 20% है अंडर कॉस्ट। तो यहाँ मतलब ये है कि वो अगर 20% अंडर वैल्यूड है तो वो 80% पे है ना। अगर कोई चीज़ 20% अंडर वैल्यूड है, राइट, अंडर कॉस्ट है, तो वो 80% पे है। 50,000 रुपये का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 80% की वैल्यू है। देखो अब ये जगह यूज़ करूँगा मैं, ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये का है, 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% की वैल्यू हो जाएगी, आप उसको इससे डिवाइड करोगे, राइट, 62,500। ओपनिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आ रही है 62,500। अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की 20% अंडर वैल्यू है, 60,000 रुपये का है, तो ये भी 80% की वैल्यू है। 80 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 75,000, राइट। अब बात ये है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 62,500, लेकिन ये 20% से अंडर वैल्यूड कर रखी है। ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का आइटम है। अगर डेबिट में आपने कम दिखाई है चीज़, खर्चा कम दिखाया है, इसका मतलब जब आप खर्चा कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, समझ रहे हैं आप, प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। तो अगर आप सही रिकॉर्ड रखना चाहते हैं ओपनिंग स्टॉक का, तो जितना आपने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया है उतना अमाउंट आप लेस कर दीजिए, उतना अमाउंट आप लेस कर दीजिए। तो कितने रुपए कम दिखाया आपने ओपनिंग स्टॉक? 12,500, वो आपको लेस करना पड़ेगा। 12,500 आपको लेस करना पड़ेगा। नाम क्या है इसका? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अभी मैं पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको, राइट। अंडर वैल्यूएशन है, लेस करना है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। लॉजिक सीखना है, पूरा आपको हर सवाल में लिखना है। मुझे सिखाना है तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, चलेगा, पूरा बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें पूरी मेंशन करनी है। आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 75 है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट का आइटम होता है। अगर आपने उसे 75 की जगह 60 दिखा रखा है तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है कि कम है? कम। क्रेडिट का टोटल 60 है, मतलब 15,000 से कम है, होना चाहिए 75। तो क्रेडिट का टोटल कम होता है तो प्रॉफिट कम रह गया होगा। सही प्रॉफिट लाने के लिए उतना आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करते हैं, क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कितने रुपए ऐड करूँ? 15,000 ऐड करता हूँ। मैं ऐड करने वाली चीज़ें ऊपर लिख रहा हूँ, लेस करने वाली नीचे लिख रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, सेकेंड एडजस्टमेंट। वेजेस में इंक्लूड है 5,000 प्रोपराइटर के डोमेस्टिक सर्वेंट को दिए। भाई डोमेस्टिक सर्वेंट होता है जो घर में काम करता है, राइट। और कॉमर्शियल सर्वेंट होता है जो ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो आप, सही। तो बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी अलाउड करोगे आप, ना कि उसकी जो आपके घर पे काम कर रहा है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। तो मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, डेबिट से कोई भी एक्सपेंस अगर अलाउड है तो उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन डिसअलाउड है तो क्या करना है? ऐड करना है।
ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ 5,000 रुपये प्रोपराइटर के सर्वेंट की, क्या दिया है हमने, वेजेस, डोमेस्टिक सर्वेंट वेजेस, डोमेस्टिक सर्वेंट वेजेस कितने रुपए। आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट में इंक्लूड है 10,000 रुपये जो हमने दिए हैं उस लोन के जो मशीनरी खरीदने के लिए था, और मशीन अगस्त 2016 में लग गई। भाई एक बात सुनो, आप जो है कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो, जो बिजनेस की कोई एसेट खरीदने के लिए आपने लिया है जिसकी इंटरेस्ट अभी जारी है, और वो मशीन पहले कभी किसी ईयर में लगी हुई है, तो वो बिजनेस का ही तो खर्चा है ना। EMI पे आपने ली होगी किस्तों पे, तो आप जो पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपये की किस्त का, उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मतलब जो भी पेमेंट आप दे रहे हो इंटरेस्ट का, उसके अंदर 10,000 उसकी भी इंटरेस्ट है, वो अलाउड एक्सपेंस है, राइट। और क्योंकि आप EMI पे दोगे तो किस्तें तो 2 साल 4 साल 5 साल चलेंगी ना, तो जब तक भी उसकी इंटरेस्ट आप दोगे वो सारी इंटरेस्ट बिजनेस के लिए अलाउ होगी। रिमेंबर दिस, राइट। आपने लोन बिजनेस करने के लिए किसी से भी लिया और किसी भी एसेट को खरीदने के लिए लिया, उसका पेमेंट आपने किया, उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया, वो सब अलाउड होता है, राइट। कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने बिजनेस के लिए लिए गए लोन पर दी है, चाहे अपनी वाइफ से लोन लिया हो, चाहे अपने भाई से लोन लिया हो, चाहे अपने पड़ोसी से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, चाहे कंपनी से लोन लिया हो, अलाउड होगा। लेकिन पर्सनल किसी रिक्वायरमेंट के लिए लोन लिया है, उसका कोई इंटरेस्ट दिया तो अलाउड नहीं होगा। मशीन खरीदना बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और उस पर इंटरेस्ट देना बिजनेस का एक्सपेंस है, तो दिस इज अलाउड। तो यहाँ पर देखो जरा, P&L से या इनकम एक्सपेंडिचर से डेबिट में कोई अलाउड एक्सपेंस है तो उसका मुझे कुछ, तो मैं उसका कुछ नहीं करूँगा, राइट। पॉइंट नंबर 4, कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड है 5,000 रुपये फॉर क्लीनिंग द न्यू मशीनरी। तो नई मशीन को क्लियर कराने के 5,000 रुपये इंक्लूड है कस्टम ड्यूटी में। तो कस्टम ड्यूटी जैसे नई मशीन आपने खरीदी, तो नई मशीन को खरीद कर लाने, इंस्टॉल कराने तक से संबंधित सारे खर्चे उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। उनको आप ऐसे P&L अकाउंट में नहीं दिखा सकते। हाँ, उनको जोड़ दो मशीन में तो जो टोटल अमाउंट आए उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, जो P&L के डेबिट में अलाउ होगी। लेकिन ये सारे एक्सपेंस जो मशीन को खरीदने, मशीन को खरीद के लाने, क्लियर कराने, इंस्टॉल कराने से संबंधित होते हैं, ये सारे आपके जो है कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, ये अलाउ नहीं किए जाते हैं। इनको जोड़ दिया जाता है उसकी कॉस्ट में, और जो अमाउंट आता है उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ की जाती है। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने क्या दिया है, कस्टम ड्यूटी दी है मशीन को क्लियर कराने की, तो ये आपकी डिसअलाउड होगी, राइट। कस्टम ड्यूटी डिसअलाउड मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, फॉर मशीन कितने की है, 5,000 रुपये की है। आगे देखिए इंदेश, ये कहानी हो गई। अब देखिए इंदेश, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाली एडजस्टमेंट कि कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड है 5,000 रुपये। ऊपर कस्टम ड्यूटी कितने की है, 12,000 रुपये की है। उसमें 5,000 रुपये इंक्लूड है नई मशीन को क्लियर कराने के, राइट। तो कस्टम ड्यूटी 12,000 रुपये जो आपने दिया है, उसमें से 5,000 रुपये आपके जो है नई मशीन को क्लियर कराने के हैं, वो आपके डिसअलाउड कर दिए गए। एक बार आप दोबारा भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नेट प्रॉफिट लिया है 1,22,000, ठीक है। मैंने ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कर दिया, या इसमें जो भी अलाउड डिसअलाउड का हो गया। परचेज अलाउड होता है, कुछ नहीं करना है। वेजेस की एडजस्टमेंट कौन सी दे रखी है, फर्स्ट, उसमें 5,000 का को इंक्लूड किए। डोमेस्टिक सर्वेंट के हमने अलाउड डिसअलाउड ऐड कर दिए। सैलरी अलाउड होता है, कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट 45,000 की है। इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सी है, थर्ड, इसके 10,000 रुपये आएंगे इंक्लूड है। मशीन खरीदने के, राइट, वो अलाउड है, कुछ नहीं करना। कस्टम ड्यूटी 12,000 की है, इस पर टिक लग रहा है, तो इसकी एडजस्टमेंट पढ़ ली हमने। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कस्टम ड्यूटी में 5,000 रुपये का इंक्लूड है
मशीन को क्लियर कराने हैं तो वो डिसअलाउड है, ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है आपका जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस अलाउड होता है, कुछ नहीं करना उसका। डेप्रीशिएशन लिखा हुआ है, राइट। P&L अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन पे टिक लग रहा है, जिस पर भी टिक लग रहा है उसकी हम क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट। तो डेप्रीशिएशन 35,000 रुपये की है और नीचे डेप्रीशिएशन का लिखी हुई है एडजस्टमेंट नंबर 5। डेप्रीशिएशन में डेबिट है जो अमाउंट वो दिखाता है एडमिसेबल है। एडमिसेबल का मतलब अलाउड है वो। एडमिसेबल का क्या मतलब होता है, अलाउड, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, डेप्रीशिएशन पे टिक लगा हुआ है, हमने एडजस्टमेंट पढ़ी। डेप्रीशिएशन में जो भी अमाउंट है वो एडमिसेबल है, मतलब वो अलाउड है, उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। इज दैट ओके? अब कोई बात नहीं, जो अमाउंट हमारा लिखा है वो हम करेंगे। इनकम टैक्स आपका 55,000 रुपये का है, राइट। इनकम टैक्स 55,000 रुपये का है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड होता है। और P&L अकाउंट से जो हमारा अलाउड एक्सपेंस है उसका कुछ नहीं करते, डिसअलाउड को ऐड कर देते हैं। तो इनकम टैक्स ऐड कर देते हैं। कितने का है, 55,000। इनकम टैक्स 55,000। अब आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है। क्या है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। एनी टाइप ऑफ रिजर्व डिसअलाउड। कितने रुपए का है, 18,000 रुपये। और क्रेडिट से देखो, सेल में कर चुका, क्लोजिंग स्टॉक, सेल अलाउड होती है, बिक्री करना, क्लोजिंग स्टॉक अलाउड है। मेरी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रह गई जो अनरिकॉर्डेड हो, राइट, सारी एडजस्टमेंट होती है। एक बार और अगर आप शॉर्ट में सुनना चाहते हो तो केवल ये है इसमें समझने का। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट उठाओ, 1,22,000 उठा लिया, ठीक है। इसके बाद ऊपर से देखते जाओ, ओपनिंग स्टॉक तो टिक लग रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट पड़ी आपने। वंडर वैल्यू था 20%, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 62,500 आ गई। 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको मालूम पड़ा कि ओपनिंग स्टॉक मैंने डेबिट में कम दिखाया हुआ है, तो मुझे 12,500 और लेस करने पड़ेंगे, मैं लेस कर दूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज है, परचेज अलाउ होती है। P&L अकाउंट से अलाउड का कुछ करना नहीं है। वेजेस, वेजेस पर टिक लग रहा है, 3 लाख रुपये की वेजेस है, टिक लग रहा है तो एडजस्टमेंट पड़ी मैंने। वेजेस में 5,000 रुपये प्रोप्राइटर के डोमेस्टिक सर्वेंट के दिन। पर्सनल एक्सपेंस हो गया, डिसअलाउड है। P&L के डेबिट में है, डिसअलाउड को मुझे ऐड करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी। फिर इसके बाद वेजेस के बाद मैं सैलरी देखूंगा, सैलरी अलाउड है, इसका मुझे कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट देखूंगा 45,000 की। इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर है 3rd, जिसमें 10,000 रुपये उस मशीन की लोन की इंटरेस्ट है जो मैंने मशीन को खरीदने के लिए, बाद में मशीन लग गई, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट अलाउड होगा, इसका मैं कुछ नहीं करूँगा। कस्टम ड्यूटी है 12,000 की, इस पर टिक लग रहा है, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को बताया कि 5,000 रुपये हमारा जो है क्लियरिंग से रिलेटेड था मशीन के, तो ये 5,000 रुपये क्लियरिंग से रिलेटेड था, डिसअलाउड होगा क्योंकि वो मशीन का से रिलेटेड एक्सपेंस है, खरीदने का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 55,000 रुपये का इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है क्योंकि वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है। P&L अकाउंट के डेबिट से डिसअलाउड एक्सपेंस को मुझे ऐड करना है, मैंने इनकम टैक्स को ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन डिसअलाउड होता है, ऐड कर दीजिए। सेल अलाउड है, कुछ नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक पर टिक था, उसकी एडजस्टमेंट फर्स्ट ही थी, उसको भी हमने 80 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 75,000 आया। हमें मालूम पड़ा कि क्रेडिट में हमने कम दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक को, हमें और दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमें 15,000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, राइट, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो हमने ऊपर उसमें क्लोजिंग स्टॉक का ऐड कर दिया 15,000 रुपये। अब ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। प्लस करने वाले आइटम सारे जोड़ देने हैं और माइनस करने वाले आइटम सारे लेस कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा आपका वो टैक्सेबल इनकम होगा फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। मैं इनको अगर ऐड करूँ 15 और 5 20 और 5 25 और 55 80, ये 98,000 हो गया। 98,000 को इसमें ऐड करो 1,22,000 में, 2,20,000 में से ये आप लेस कर दो 12,500, 2,07,500। इज दैट ओके? ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो दिस इज द वे हाउ टू गो विद द computation of taxable income from business and profession, वो भी गेट है, राइट। तो इसी के तरीके के सवाल इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।